नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण का चैप्टर 11 यानी पाठ 11 विशेषण एडजेक्टिव इस पाठ को पढ़ेंगे। एडजेक्टिव पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। यहाँ आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंशों पर ध्यान दीजिए। यानी जो वाक्य नीचे आपको दिए गए हैं, इन पे जिन शब्दों के नीचे रेखाएं खींची गई हैं, इन पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। पहला वाक्य है पेड़ की हरी पत्तियां मत तोड़ो, तो यहाँ हरी शब्द पे ध्यान दीजिए। दूसरा है मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूं, तो इसमें ठंडा इस शब्द पर ध्यान दीजिए। तीसरा वाक्य है 3 किलो आम दीजिए, इसमें 3 किलो शब्द पे ध्यान दीजिए। चौथा वाक्य है रवि के पास 4 पेंसिलें हैं, तो यहाँ 4 शब्द पर ध्यान दीजिए। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषण कैसे हुए देखिए। जैसे पेड़ की हरी पत्तियां मत तोड़ो, तो पत्तियां क्या हैं, यह संज्ञा शब्द है, और हरी जो है यह उसकी विशेषता बता रहा है कि पत्तियां जो है वह हरी है, तो ये हरी शब्द विशेषण हुआ। दूसरा वाक्य है मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ, इसमें पानी संज्ञा शब्द है और ठंडा जो है यह उसकी विशेषता है कि उसे ठंडा पानी पीना है। ठीक है, तो पानी की विशेषता क्या है, यहाँ ठंडा होना, तो ये ठंडा शब्द विशेषण है। तीसरा वाक्य है 3 किलो आम दीजिए, इसमें आम संज्ञा शब्द है और 3 किलो यह विशेषण शब्द है जो कि आम की विशेषता बता रहा है कि वह 3 किलो चाहिए। ठीक है। चौथा वाक्य है रवि के पास 4 पेंसिलें हैं, तो ये पेंसिलें जो शब्द है यह संज्ञा शब्द है और 4 जो शब्द है यह विशेषण शब्द है। यानी पेंसिल की विशेषता यह है कि 4 है, वह 4 है, यानी पेंसिलें 4 हैं, यही पेंसिल की विशेषता है। ठीक है, तो आप विशेषण और आप विशेषण समझिए कि विशेषण किसे कहते हैं। आगे हम विशेषण की परिभाषा जानते हैं। यहाँ विशेषण की परिभाषा दी गई है, तो आप इसको जान लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएं, उनकी तारीफ करें, उनकी बड़ाई करें, उसे ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य दो अलग शब्द होते हैं। जो विशेषण होता है वह किसी की विशेषता बताता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी प्रशंसा की जाती है, उसे ही विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, काला घोड़ा, तो यहाँ आप देखिए कि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है, तो काला शब्द विशेषण हो गया और घोड़ा विशेष्य हो गया। यानी तारीफ किसकी की गई, घोड़े की गई कि वह काला है। ठीक है, आगे है 5 केले, तो आप देखिए ये जो 5 शब्द है यह विशेषण है क्योंकि यह केले की विशेषता बता रही है। तो केला क्या हुआ, ये केले हुआ विशेष्य, इसी की विशेषता बताई जा रही है कि वह 5 है। ठीक है, आगे है 2 किलो चीनी, तो यहाँ चीनी की विशेषता बताई जा रही है कि वह 2 किलो है, इसलिए यह चीनी शब्द क्या हुआ, यह विशेष्य हुआ, और 2 किलो जो शब्द हुआ यह क्या हो गया, यह विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण के भेद। अब हम विशेषण के भेद को जानेंगे कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये आपका विशेषण है, इसके 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम एक एक करके इन चारों के विषय में पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष यानी अच्छाई बुराई, आकार, रंग, दशा यानी वह किस अवस्था में है, अवस्था आदि की विशेषता को बताता है। जैसे रमेश ईमानदार व्यक्ति है, तो आप यहाँ देखिए कि यह जो है गुणवाचक विशेषण क्या कर रहा है कि रमेश की ईमानदारी की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति जो है, व्यक्ति क्या है, यह संज्ञा शब्द है, रमेश भी संज्ञा ही है, और ईमानदारी उसका क्या है, यह उसका गुण है, ईमानदार होना उसका गुण है, इसलिए यह क्या हुआ, यह गुणवाचक विशेषण हुआ। आगे देखिए दूसरा वाक्य है क्रोधी व्यक्ति से दूर रहो, तो यहाँ किसी व्यक्ति की विशेषता यह बताई जा रही है कि वह क्रोधी है, तो यह क्या हुआ, यह दोष हुआ। पहले में क्या हुआ, उसका गुण था, दूसरे में दोष बताया गया है। आगे है काली कमीज पहनो, तो यहाँ उसके रंग के बारे में बताया गया है कि कमीज जो पहनो आप वह काली वाली जो है उसको पहनिए, तो यहाँ उसके रंग की विशेषता बताई गई है। आगे देखिए अगला उदाहरण है लंबी मेज खरीदो, यहाँ मेज के आकार को बताया गया है कि कैसी मेज आपको चाहिए, लंबी मेज चाहिए। आगे है
मेहनती आदमी सफल होता है, इसमें आदमी के बारे में बताया गया है, उसके गुण को बताया गया है कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो यहाँ उसके गुण को बताया गया है। तो इस प्रकार से जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें किसी भी व्यक्ति के, इस प्रकार गुणवाचक विशेषण में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताई जाती है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, अब हम यह जानते हैं। किसी वस्तु की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बोध कराने वाले यानी बताने वाले। किसी भी वस्तु की, कोई भी वस्तु हो, उसकी माप तौल का जो ज्ञान हमें कराता है उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कि कौन सी चीज कितनी है, जहां हमें मात्रा की पता चले, उसके क्वांटिटी का पता चले, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लीटर दूध दीजिए, तो यहाँ दूध मांगा जा रहा है कितना, 4 लीटर, तो यह उसकी क्या है, क्वांटिटी है, परिमाण है। 2 किलो चीनी काफी रहेगी, तो यहाँ चीनी को कितना बताया गया है कि 2 किलो पर्याप्त होगी, तो यह उसके परिमाण को बताया गया है, क्वांटिटी को बताया गया है। 3 मीटर कपड़ा दे दो, तो ये जो 3 मीटर शब्द है यह क्या है, यह परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। ये विशेष्य का निश्चित परिमाण बताते हैं, यानी जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ये विशेष्य का, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसका निश्चित परिमाण बताते हैं, यानी वास्तविक परिमाण बताते हैं कि वह कितना है, यानी जो एकदम सही सही होता है, रियल परिमाण जो का होता है वही बताते हैं। जैसे 2 किलो चावल, यहाँ चावल की विशेषता बताई जा रही है कि वह 2 किलो है, तो सीधा सीधा साफ साफ बताया जा रहा है, एकदम निश्चित बताया जा रहा है कि 2 ही किलो चावल है। ठीक है, 3 मीटर कपड़ा, यहाँ कपड़े की विशेषता एकदम स्पष्ट बताई जा रही है कि वह 3 मीटर है, यानी निश्चित है कि 3 मीटर है। 4 लीटर तेल, तो तेल के बारे में बताया जा रहा है कि वह 4 लीटर है, यहाँ कन्फर्म है कि 4 लीटर तेल है। ठीक है, दूसरा जो अनिश्चित परिमाणवाचक है उसको देखते हैं। अब अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें क्या किया जाता है कि ये विशेष्य का निश्चित परिमाण नहीं बताते हैं। जैसे कुछ दूध, थोड़ा पानी, इतना खाना, तो ये निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, यानी कंफर्म नहीं रहता है कि वह कितना है, यानी दूध कितना है कंफर्म नहीं है, कितने लीटर है नहीं पता, पानी कितना है नहीं पता, थोड़ा सा ऐसे बताया गया है। इतना खाना यानी कितना खाना है ये नहीं बताया गया है कि 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, कितना है, यानी वजन नहीं बताया गया, कंफर्म नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यानी विशेषण विशेष्य की विशेषता तो बता रहा है लेकिन अनिश्चित तरीके से बता रहा है, कंफर्म नहीं बता रहा है, इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें विशेषण की संख्या का पता चलता है, यानी जो विशेष्य होता है वह यह बताता है कि यह कितना है, यानी विशेष्य जो होता है उसके बारे में यह बताया जाता है कि यह कितना है, उसकी विशेषता इस प्रकार से बताई जाती है, यानी उसकी संख्या बताई जाती है। जैसे छात्र, छात्र क्या है, यह संज्ञा शब्द है, और 30 जो है यह संख्यावाचक विशेषण है, यानी छात्र की विशेषता यह है कि वो 30 छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यह संख्या बताई गई है उसकी, छात्र की। 1 दर्जन केले, तो केले जो है यह संज्ञा शब्द है, और 1 दर्जन होना यह क्या है, यह संख्यावाचक विशेषण है। 3 रुपए, रुपए आप जानते हैं यह संज्ञा शब्द है, और 3 रुपए का होना यह उसके संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, यानी यह संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जो संख्यावाचक अब तक आपने देखा कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी एकदम कंफर्म जिसमें रहेगा कि कितनी संख्या है। ये विशेषण की संख्या की निश्चित जानकारी देते हैं, यानी कंफर्म बताते हैं। जैसे 3 हाथी, तो हाथी कितने हैं, 3 हैं, तो ये पूरी तरह से कंफर्म है कि 3 ही हाथी हैं, बताया गया है आपको। 4 पुस्तकें, पुस्तकें कितनी है, 4 हैं, कंफर्म बताया गया है, यानी एकदम निश्चित है। 10 लड़कियां, लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है, कंफर्म बताया गया है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण,
जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, यानी इसमें संख्या तो बताई जाती है लेकिन वह अनिश्चित होती है, यानी कंफर्म नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने परिमाणवाचक विशेषण में देखा कि अनिश्चित परिमाणवाचक थे। ठीक है, यहाँ देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ रुपए, यानी रुपए हैं तो लेकिन कितने हैं ये कंफर्म नहीं है कि कितने रुपए हैं, इसलिए कुछ ही बताया गया है। बहुत लोगों के बारे में तो बताया गया लेकिन वो कितने हैं यह कंफर्म नहीं बताया गया, बहुत लोग बता दिया गया। ठीक है, कम बच्चे, तो यहाँ बच्चों की विशेषता क्या कही गई, कम बताई गई, यानी अनिश्चित है कि कितने बच्चे हैं। कम बच्चे में एक बच्चा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को एक बच्चा है, किसी को 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, तो वो कंफर्म हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो निश्चितवाचक विशेषण में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं बताया गया है, इसलिए यह क्या हुआ, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। ठीक है, आगे चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जिन सर्वनामों का संज्ञा से पहले प्रयोग करके विशेषण का काम लिया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा से पहले करके विशेषण का काम उनसे लिया जाता है, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह लड़का आ गया, तो लड़का क्या है, यह संज्ञा शब्द है, लड़का संज्ञा शब्द है, और वह क्या है, वह सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ लड़के की विशेषता बताई गई है कि वह आ गया है, तो यह क्या हुआ, इसको, इस वह शब्द को जो कि सर्वनाम शब्द है, इसको संज्ञा से पहले लगा करके इसको विशेषण का काम सौंप दिया गया है, यानी इससे विशेषण का काम लिया गया है, इसलिए यह क्या हुआ, यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। कुछ लड्डू दीजिए, इसमें देखिए जो लड्डू शब्द है यह संज्ञा शब्द है और कुछ जो है यह सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ कुछ शब्द को लड्डू से पहले रख के इससे विशेषण का काम लिया गया है, इसलिए यह क्या हुआ, यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। आगे है, दूध में कुछ चीज पड़ी है, तो चीज क्या है, चीज का अर्थ होता है वस्तु, यानी कोई वस्तु पड़ी है दूध में, तो कुछ चीज पड़ी है, और ये कुछ जो शब्द है यह क्या है, यह सर्वनाम शब्द है। तो जो सर्वनाम शब्द है इसको संज्ञा शब्द से पहले लगा करके इससे विशेषण का काम लिया गया है, विशेषण का काम लिया गया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। आगे देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, इसमें जो पुस्तक है वह क्या है, वह विशेषण है, वह संज्ञा शब्द है, पुस्तक संज्ञा शब्द है और यह सर्वनाम है, तो यह शब्द को पुस्तक से पहले रखकर इसका काम विशेषण का लिया गया है, यानी इससे विशेषण का काम लिया गया है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले करके उससे विशेषण का काम लिया जाता है, यानी उससे संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहा होगा कि ये तो सर्वनाम शब्द है, तो इसमें सर्वनामिक शब्द में और सर्वनाम में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो अब आप यहाँ से इसका अंतर समझिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। आपको हमेशा से पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेश आया है, यहाँ रमेश क्या है, यह संज्ञा शब्द है, और वह सुंदर है, इस प्रकार से हम रमेश के स्थान पर क्या लगा दिए, वह लगा दिए। तो जब वह लगा दिए तो यह क्या हुआ, यह वह शब्द जो है यह क्या हुआ, यह सर्वनाम हो गया, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। जबकि जब सार्वनामिक शब्द किसे कहते हैं, उसको जब हम सार्वनामिक बनाएंगे तो हो जाएगा वह लड़कों के साथ खड़ा है, तो लड़कों जो शब्द हो गया यह क्या हो गया, यह संज्ञा शब्द हो गया, और वह जो है यह रमेश के स्थान पर प्रयोग किया गया, यानी इसको, इससे विशेषण की उपाधि दी गई, इसको विशेषण का काम इससे लिया गया, यानी इसको विशेषण बता दिया गया, तो इसलिए यह क्या हो गया, अब यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। आगे कुछ और उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है, उसको देखते हैं। जैसे वह शब्द लीजिए, वह कक्षा में प्रथम आया, यह सर्वनाम है, यहाँ जो वह शब्द है यह क्या है, यह सर्वनाम है। वह लड़का कक्षा में प्रथम आया, यह सार्वनामिक विशेषण है, यानी उस लड़के की यहाँ पे वह के द्वारा विशेषता बताई गई है कि वह लड़का जो है वह कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं
वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए, जैसे कौन शब्द है, इसमें कौन रो रहा है, यह सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा है कि कुछ शब्द है जिसमें दूध में कुछ पड़ा है, यह भी सर्वनाम है। अब सार्वनामिक विशेषण जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि कौन बालक रो रहा है, यहाँ आपसे कहा गया कि कौन रो रहा है, तो कौन शब्द वहाँ सर्वनाम हुआ, और जब यह बालक शब्द के पहले लग गया तो यह विशेषण का कार्य करने लगा। जब यह विशेषण का कार्य करने लगा तो उसे सर्वनामिक विशेषण कह दिए। ठीक है, दूसरा है दूध में कुछ चीज पड़ी है, तो यहाँ पहले क्या था कि दूध में कुछ पड़ा है, तो यहाँ पे यह जो कुछ शब्द था यह सिर्फ सर्वनाम था, और यहाँ पे चीज के पहले लगा हुआ है, इसलिए यहाँ यह क्या हो गया, यह विशेषण का कार्य करने लगा, इसलिए यह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, आगे है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी किसी की जब बड़ाई की जाती है तो उस बड़ाई की भी जब बड़ाई की जाती है तो उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। इसको समझिए, कई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत मीठा आम, तो यहाँ देखिए मीठा शब्द क्या है, यह विशेषण है, और बहुत क्या है, यह प्रविशेषण है। आम क्या है, यह संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता यह है कि यह मीठा है, और मीठे शब्द की विशेषता यह है कि वह बहुत मीठा है। तो यह जो बहुत शब्द हो गया, यह क्या हो गया, यही प्रविशेषण हो गया, यानी इसने क्या की कि विशेषता की विशेषता बता दी। विशेषता यह थी कि वह मीठा है, आम मीठा है, और बहुत मीठा हो जाना यह उसकी विशेषता हो गई, यानी विशेषण की भी विशेषता हो गई। ठीक है, आगे है गहरी नीली साड़ी, तो इसमें गहरी जो शब्द है यह प्रविशेषण है, और नीली क्या है, यह विशेषण शब्द है, और साड़ी क्या है, यह संज्ञा शब्द है। तो इस साड़ी की विशेषता है कि वह नीली है, और उस नीले की विशेषता यह है कि वह गहरा नीला है, यानी गहरी नीली है साड़ी, इस वजह से यह नीली साड़ी की विशेषता यह है कि वह गहरी नीली है। तो यह गहरी शब्द क्या हो गया, यह प्रविशेषण हो गया, यानी इसने विशेषण की विशेषता बताई, इसीलिए यह प्रविशेषण कहलाया। अब हम विधेय विशेषण के विषय में जानते हैं कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं। प्रायः विशेषण विशेष से पहले आते हैं, जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, यह संज्ञा शब्द है, और काला यह क्या है, यह विशेषण शब्द है। तो प्रायः ये विशेषण जो विशेष से होते हैं, यह विशेष है, घोड़ा विशेष से है, काला शब्द इसकी विशेषता है, यानी यह इसका विशेषण है। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो विशेष से होते हैं वह विशेषण उसके पहले आता है, पर कभी कभी विशेषण विशेष के बाद भी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी तारीफ की जाती है वह पहले लग जाता है, और जो तारीफ होती है वह पीछे लगता है, तो इसे ही विधेय विशेषण कहते हैं। तब ये विधेय विशेषण कहलाते हैं। जब विशेष से पहले हो जाता है, विशेषण पीछे हो जाता है, तब वह क्या कहलाता है, वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे केले पके हैं, तो अगर आप कहते कि पके केले, तो वो क्या होता, वह सिर्फ विशेषण और विशेष से होता। लेकिन यहाँ क्या किया गया है कि यहाँ विशेष को पहले रख दिया गया है। यहाँ केले यानी तारीफ तो केले की ही की जा रही है कि वो पके हुए हैं, तो पके को पीछे कर दिया गया। जब यह विशेष से जो है इसके आगे जब विशेषण को लगा दिया गया, तब वह क्या होगा, तब वह विधेय नहीं होगा, वह क्या होगा कि वह विशेषण और विशेष से होगा। लेकिन जब इसको विशेष को पहले कर दिया गया, विशेष से यानी केले को पहले कर दिया गया और पके शब्द को पीछे कर दिया गया, तो यह क्या हो गया, यह विधेय विशेषण हो गया। ठीक है, दूसरा है आम कच्चे हैं, तो आम कच्चे हैं, यहाँ आम को पहले कर दिया गया और कच्चे को पीछे कर दिया गया, यानी आम की विशेषता को पीछे कर दिया गया और उसके विशेष को आगे कर दिया गया, तो यह विधेय विशेषण हो गया। ठीक है, विधेय विशेषण किस प्रकार से बनता है ये आप जान गए। जैसे अभी आप कह दीजिए अंगूर खट्टे हैं, तो जब आप कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। और यदि आप कहेंगे कि खट्टे अंगूर, तो वह क्या हो जाएगा, वह विशेषण विशेष से हो जाएगा। ठीक है, आगे है विकारी विशेषण। तो अब हम विकारी विशेषण के विषय में पढ़ेंगे कि विकारी विशेषण किसे कहते हैं। विकारी विशेषण, विकारी विशेषण किसे कहते हैं,
तो विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण जो है वह एक विकारी शब्द है, यानी इसमें परिवर्तन आता है। इसमें प्रायः लिंग वचन के कारण परिवर्तन आता है, यानी लिंग के कारण भी, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, और वचन के कारण भी, यानी एक वचन है बहुवचन है, इसके हिसाब से भी परिवर्तन आ जाता है। ये विकारी विशेषण कहलाते हैं, यानी जिनमें परिवर्तन आता है उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं आता, तो जिसमें परिवर्तन नहीं आता है उसे अविकारी विशेषण कहते हैं। या भी आप विकारी विशेषण पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए कि इसमें लिंग और वचन के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे काला कपड़ा, काली साड़ी, काले बाल। तो यहाँ आप देखिए काला कपड़ा, कपड़े के बारे में बताया गया है कि वह काला है, ठीक है। तो ये क्या है, यह लिंग के हिसाब से परिवर्तित हुआ है। काला कपड़ा यह पुल्लिंग शब्द है, यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। काली साड़ी यह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आगे है काले बाल, तो यह वचन के अनुसार यहाँ परिवर्तन हुआ है। बाल शब्द जो होता है वह बहुवचन होता है और काले शब्द भी आपका बहुवचन है, तो यहाँ वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये विकारी विशेषण हुए। और अविकारी विशेषण देखिए, कई बार विशेषण में विकार नहीं आता है, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, ऐसे विशेषण अविकारी होते हैं, यानी इन्हें अविकारी विशेषण कहा जाता है। जबकि आप यहाँ देखिए लड़का क्या है, यह पुल्लिंग है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, और सुंदर लड़के क्या है, यह बहुवचन है, यह क्या है, बहुवचन है। लेकिन यहाँ अंतर नहीं आया सुंदर शब्द में, यहाँ सुंदर शब्द जो विशेषण है इसमें अंतर नहीं आया, क्योंकि यह जो सुंदर शब्द है यह अविकारी शब्द है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे अविकारी विशेषण कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही अविकारी विशेषण कहते हैं। आगे है विशेषणों की तुलना, अवस्थाएं यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। आपको यहाँ बताया गया है कि जब हम तुलना करते हैं, माप तुल करते हैं, तो उसमें जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 3 होती हैं। पहली है मूलावस्था यानी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है उत्तरावस्था यानी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री। मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं होती, यानी जो वास्तविक स्थिति जिसकी रहती है वही बताई जाती है, उसमें कहीं भी कोई तुलना नहीं होती, कंपेयर नहीं किया जाता किसी को किसी से। उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की विशेषता की तुलना होती है, यानी जो दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें 2 वस्तुओं की या 2 व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है कि कौन ज़्यादा गोरा है, कौन कम गोरा है। आगे तीसरा जो उत्तमावस्था है यानी सुपरलेटिव डिग्री जो है, उसमें क्या होता है कि उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। यानी जो उत्तमावस्था होती है उसमें तुलना की जाती है और 1 से अधिक की तुलना करके बताया जाता है। जैसे कई सारे छात्र हैं तो सब में से किसी एक को बताया जाएगा कि वह बहुत गोरा है, वह सबसे गोरा है, वह सबसे अच्छा है, यह वह सबसे बुरा है। इस प्रकार से जब तुलना की जाती है तो वह उत्तमावस्था होती है। और जब कहा जाए कि राम श्याम से गोरा है तो वहाँ पे क्या होता है, उत्तरावस्था होती है। और जब किसी की तुलना ही न की जाए, चाहे राम के बारे में बताया जाए कि राम गोरा है या श्याम के बारे में बताया जाए कि श्याम गोरा है, तो वह क्या होती है, वह मूल अवस्था होती है, यानी वास्तविक स्थिति होती है। तो जो वास्तविक स्थिति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो उत्तरावस्था होती है उसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, विशेषता बताई जाती है तुलना करके। जो उत्तमावस्था होती है इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करके उसमें कौन सबसे अच्छा है या कौन सबसे बुरा है, इस प्रकार से उसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। आगे है प्रमुख विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं, यानी इन विशेषणों की तुलनात्मक अवस्था क्या होती है। पहला होता है मूलावस्था यानी वास्तविक स्थिति, दूसरा होता है उत्तरावस्था यानी 2 लोगों का कंपैरिजन जहां किया जाए, आगे है उत्तमावस्था यानी जहां किसी को सबसे ज्यादा अच्छा या सबसे ज्यादा बुरा बताया जाए। एक एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। जैसे मूलावस्था आप देखिए कि राम अच्छा है, जैसे अधिक शब्द है यह मूल अवस्था में है, वास्तविक स्थिति में है। अधिकतर शब्द है यह उत्तरावस्था है, यानी यहाँ 2 लोगों का कंपैरिजन किया जाता है। आगे है अधिकतर, यह उत्तमावस्था का शब्द है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा कंपैरिजन किया जाता है, यानी 2 से अधिक लोगों को आपस में कंपेयर किया जाता है। उदाहरण देखिए, मूलावस्था का यह है कि राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम की वास्तविक स्थिति बताई गई है कि वह अच्छा लड़का है, यानी उसकी किसी से तुलना नहीं की गई है।
जबकि उत्तरावस्था में क्या किया गया है, उत्तरावस्था में बताया गया है कि राम श्याम से अच्छा है, यानी श्याम की अपेक्षा राम ज्यादा अच्छा है। आगे उत्तमावस्था में बताया गया है कि रमेश सबसे अच्छा है, यानी चाहे वो राम हो, श्याम हो या घनश्याम हो, कोई भी इन सब से अच्छा कौन है, रमेश है। तो यह क्या हुआ, यह उसका उत्तमावस्था हुआ। ठीक है, यह उसकी उत्तमावस्था हुई। अब आप इसको समझ गए। ठीक है, इसी प्रकार से सारे शब्दों के साथ आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका उच्च शब्द क्या है, यह मूल अवस्था में है, वास्तविक स्थिति में है। उच्चतर शब्द उत्तरावस्था है, उच्चतम शब्द जो है यह उत्तमावस्था है। और एक चीज बता दूं आपको, जो मूल अवस्था होती वह तो जस की तस रहती है, लेकिन जो उत्तरावस्था होती इसमें तर प्रत्यय लगाया जाता है। आप देखेंगे इसमें तर प्रत्यय लगाया जाता है, और जो उत्तमावस्था होती इसमें तम प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, तो जब आपको अवस्था बदलनी हो, आपको कभी कहा जाए कि मूल अवस्था से उत्तरावस्था में बदलिए या उत्तरावस्था से उत्तमावस्था में बदलिए, तो जब उत्तमावस्था में बदलेंगे तो तम प्रत्यय लगा दीजिएगा, जब उत्तरावस्था में बदलेंगे तो तर प्रत्यय लगा दीजिएगा, और जब मूलावस्था में करने के लिए कहे तो जो वास्तविक शब्द है उसको कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे निकट का उत्तरावस्था क्या है, निकटतर, और उत्तमावस्था है निकटतम। इसी प्रकार से बाकियों का भी है, आप देख लीजिए। ठीक है, सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतम, कठोर का कठोरतर, कठोरतम, श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम, मधुर का मधुरतर, मधुरतम, गुरु का गुरुतर, गुरुतम। यानी वाक्य जो आप चाहें अपने हिसाब से इनके साथ लगा सकते हैं, बना सकते हैं। यानी जब कंपैरिजन करना हो तो आपको ये बीच वाला लेना पड़ेगा, उत्तरावस्था, और जब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताना हो तब आपको उत्तमावस्था का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन जब वास्तविक स्थिति में रखना हो तब आपको मूलावस्था का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है विशेषणों की रचना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, चतुर, सुंदर आदि। ये जो शब्द होते हैं ये स्वयं से ही विशेषण होते हैं। लेकिन कुछ विशेषण शब्दों की रचना में प्रत्ययों की सहायता ली जाती है, यानी कुछ विशेषण शब्द बनाने के लिए हमें कुछ प्रत्ययों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण देखिए, संज्ञा से विशेषण। यहाँ संज्ञा से विशेषण बनाया गया है, यहाँ अर्थ शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगा दिया गया तो विशेषण शब्द बना आर्थिक। धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाया गया, शब्द हो गया धार्मिक, जो कि विशेषण हो गया। समाज शब्द में इक प्रत्यय लगा दिया गया, शब्द हो गया सामाजिक, जो कि विशेषण हो गया। इसी प्रकार दया शब्द में आलू प्रत्यय प्लस कर दिया गया, यानी जोड़ दिया गया, और शब्द हो गया विशेषण बन गया दयालु। ईर्ष्या में आलू प्रत्यय जोड़ दिया गया तो विशेषण हो गया ईर्ष्यालु। इसी प्रकार हर्ष में इत प्रत्यय जोड़ दिया गया तो विशेषण हो गया हर्षित। बल में वान प्रत्यय जोड़ दिया गया तो विशेषण हो गया बलवान। आगे इसी प्रकार से देखिए, सुख शब्द है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया तो शब्द हो गया सुखी, यह विशेषण शब्द हो गया। रंग में ईन प्रत्यय जोड़ दिया गया तो रंगीन शब्द हो गया। फिर रंग में इला प्रत्यय जोड़ दिया गया तो रंगीला शब्द हो गया, जो विशेषण बन गया। इसी प्रकार बुद्धि में मान प्रत्यय जोड़ दिया गया तो बुद्धिमान विशेषण शब्द बन गया। इसी प्रकार बुद्धि में मति प्रत्यय लगा दिया गया तो बुद्धिमती, यह विशेषण शब्द बन गया। फिर सब्जी शब्द में वाला प्रत्यय जोड़ दिया गया तो सब्जी वाला, यह विशेषण शब्द बन गया। इसी प्रकार दूध शब्द में वाला प्रत्यय जोड़ दिया गया तो दूध वाला, यह विशेषण शब्द बन गया। यानी प्रत्ययों की सहायता से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जबकि कुछ जो शब्द होते हैं वो वास्तविक रूप से यानी पहले से ही विशेषण होते हैं। ठीक है, आगे है सर्वनाम से विशेषण। अब तक आपने संज्ञा से विशेषण बनाने के बारे में जाना, समझा। अब आप सर्वनाम से विशेषण के बारे में जानिए कि सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाया जाता है। जैसे यह सर्वनाम शब्द है और ऐसा जब हम लिखेंगे उसको तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, यानी सर्वनाम से विशेषण बन गया। कौन सर्वनाम शब्द है और कैसा जो है यह विशेषण है जो कि सर्वनाम से बना हुआ है, वह सर्वनाम शब्द है, और वैसा यह विशेषण शब्द है जो कि सर्वनाम से बना हुआ है। जो सर्वनाम शब्द है और जैसा, यह विशेषण शब्द है जो कि सर्वनाम से बना हुआ है। ठीक है, आगे है क्रिया से विशेषण। क्रिया से विशेषण कैसे बनाया जाता है, तो क्रिया से विशेषण भी प्रत्यय लगा करके ही बनाया जाता है। जैसे क्रिया शब्द है यहाँ पठ,
पठ क्रिया में इत प्रत्यय लगा दिए तो पठित, यह विशेषण शब्द हो गया। वंदन शब्द में ईय प्रत्यय लगा दिए तो वंदनीय विशेषण शब्द हो गया। खा शब्द में आउ प्रत्यय लगा दिया तो खाऊ विशेषण शब्द हो गया। वेचना शब्द में आउ प्रत्यय लगा दिए तो विकाऊ विशेषण शब्द हो गया। इसी प्रकार पालना शब्द में वाला प्रत्यय लगा दिए तो पालने वाला, यह विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, आगे अव्यय से विशेषण। अब आप इधर देखिए कि अव्यय से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, यानी जो अव्यय पद होते हैं उनसे भी विशेषण बनाए जाते हैं, वहां भी प्रत्यय लगा करके ही विशेषण बनाते हैं। जैसे ऊपर, ऊपर जो शब्द है यह अव्यय शब्द है, यानी अविकारी शब्द है, इसमें कभी विकार नहीं उत्पन्न होता है। इसमें ई प्रत्यय लगा करके ऊपरी शब्द विशेषण बना दिया गया। बाहर शब्द है, इसमें भी ई प्रत्यय लगाया गया और शब्द हो गया बाहरी, जो कि विशेषण हो गया। आगे शब्द है और इसमें ला प्रत्यय लगा दिया गया, जोड़ दिया गया, तो यह हो गया अगला। ठीक है, पीछे शब्द में ला प्रत्यय जोड़ दिया गया तो यह पिछला शब्द हो गया, जो कि विशेषण हो गया। यानी अव्यय में, क्रिया में, संज्ञा में, इनमें प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, आगे है आपने पढ़ा, यानी अब तक आपने पाठ में क्या पढ़ा। आपने पढ़ा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आपने पढ़ा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और आपने पढ़ा कि विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। आगे आपने पढ़ा, जो सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से विशेषण का कार्य लिया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे आपने पढ़ा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। और आपने पढ़ा कि विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। आपने अभी पढ़ा कि उत्तरा वास्तविक स्थिति जो आपकी मूलावस्था है, फिर उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था, ये तीनों जो अवस्थाएं हैं इसको आपने पढ़ी। आगे है संज्ञा, क्रिया और अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर विशेषणों की रचना होती है, ये भी आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि कुछ सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं, यानी कुछ सर्वनाम शब्द भी होते हैं जिनसे हम विशेषण का कार्य करवाते हैं, यानी उनसे हम उनको हम विशेषण बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ सर्वनाम शब्द भी होते हैं जो कि विशेषण बनाए जाते हैं। आगे है अभ्यास कार्य। तो अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास में है बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है, रेखांकित विशेषण का भेद है। रेखांकित विशेषण का कौन सा भेद है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी के बारे में बताया गया, उसके गुण को बताया गया, इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण है, इसलिए का ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, मैं 4 केले खाऊंगा, रेखांकित विशेषण का नाम है, यानी जो यहाँ विशेषण आपको दिया गया है यह कौन सा विशेषण है, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी यह पूरी तरह से कन्फर्म है कि मैंने 4 केले खाए हैं, इसलिए का ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, थोड़ी चीनी दीजिए। तो थोड़ी में इसमें आपसे पूछा गया कि रेखांकित विशेषण का नाम है, तो रेखांकित विशेषण कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, यानी संख्या कितनी है यह कंफर्म नहीं है, इसलिए घ ऑप्शन सही है, यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चौथा प्रश्न है, कोई आदमी चिल्ला रहा है, रेखांकित विशेषण का भेद है। रेखांकित शब्द क्या है, कौन से विशेषण का भेद है, तो यह सार्वनामिक विशेषण का भेद है, इसलिए ख ऑप्शन आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, बहुत काली कमीज जचती है। तो यहाँ बहुत काली कमीज में आपसे पूछा गया है कि इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है, तो प्रविशेषण शब्द क्या है, बहुत। बहुत शब्द प्रविशेषण है, इसलिए का ऑप्शन आपका सही है। छठा प्रश्न है, यह फल कच्चा है, इसमें फल क्या है, तो इसमें फल क्या है, वह विशेष्य है, यानी फल की विशेषता बताई जा रही है कि वह कच्चा है, इसलिए यह क्या हुआ, यह विशेष्य हुआ। ठीक है, तो इसलिए आपका ख ऑप्शन सही है। आगे बोधात्मक प्रश्न है, तो अब हम बोधात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, विशेषण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। विशेषण से आप क्या समझते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण भी देख लीजिए, राम सुंदर है, जैसे राम सुंदर है, यहाँ क्या है कि यहाँ संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, इसलिए यहाँ राम जो है यह संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताई गई है कि वह सुंदर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए।
तो आप विशेषण और विशेष्य में अंतर समझिए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जबकि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ये राम जो शब्द है यह क्या है, यह विशेष्य है, और ये जो सुंदर शब्द है यह विशेषण है। यानी राम की विशेषता यह है कि वह सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हो गया, यह विशेषण हो गया, और राम है इसकी तारीफ की गई, इसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए यह शब्द जो है यह विशेषण हो गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर है, विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था आदि की विशेषता को बताता है। जैसे रमेश ईमानदार व्यक्ति है, यह उसका गुण हो गया। अगर चोर व्यक्ति होता रमेश तो वो भी यहाँ लिख देते कि वह ईमानदार नहीं है, तो वह का हो जाता, यह उसका दोष बता दिया जाता। ठीक है। तो जहाँ उसके गुण, दोष इत्यादि का बोध कराया जाए वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध दीजिए, यानी 4 लीटर दूध, या 5 केले, 6 केले, इस प्रकार से 5 केले 6 केले नहीं, थोड़ा सा दूध, इस प्रकार से जब हम कुछ कहेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो परिमाण, यानी जहाँ माप तौल होती है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। इनमें विशेषण की संख्या का पता चलता है। जैसे 30 छात्र, 5 केले, 7 आदमी, इस प्रकार से, या कुछ लोग, जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो वह संख्यावाचक विशेषण होता है। यहाँ आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आप चाहे तो न लिखें, क्योंकि ये जो है इस संख्यावाचक विशेषण के जो उपभेद हैं वो बताए गए हैं, तो आप इसको ना लिखें। आगे देखते हैं चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनामों का संज्ञा से पहले प्रयोग करके विशेषण का काम लिया जाता है वे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वह लड़का आ गया, तो यहाँ संज्ञा शब्द है लड़का, इससे पहले वह सर्वनाम का प्रयोग करके इससे विशेषण का कार्य लिया गया, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, यानी इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो उत्तर देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी देख लीजिए, यह कलम मेरी है, तो इसमें कलम जो शब्द है यह संज्ञा शब्द है, और इससे पहले यह सर्वनाम शब्द लगा है जो कि विशेषण का कार्य कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो उत्तर है, कई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत मीठा आम, तो आम की विशेषता यह है कि वह मीठा है, और इस मीठे की विशेषता यह है कि वह बहुत मीठा है, तो यह बहुत शब्द क्या हो गया, यह बहुत शब्द जो हो गया वह प्रविशेषण हो गया। यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, सही वाक्य के आगे सही तथा गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह प्रयोग कीजिए, यानी सही के सामने टिक करिए और गलत के सामने क्रॉस करिए। क है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष्य कहते हैं, तो यह गलत है। ठीक है। दूसरा है ख, विशेषण के 5 भेद हैं, तो यह भी गलत है, यानी विशेषण के 5 भेद नहीं होते हैं। ग है, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, तो यह सही है, इसलिए यह आपका सही है। घ है, विधेय विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है, तो यह सही बात है, इसलिए यह भी सही है। ङ है, विशेषण अविकारी शब्द है, तो विशेषण विकारी शब्द है, इसलिए यह गलत है। ठीक है। आगे है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, तो यह सही बात है, इसलिए यह सही है। ठीक है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि इन शब्दों से विशेषण बनाकर लिखिए, यानी जो शब्द आपको दिए गए हैं इनसे आपको विशेषण बनाना है। क है, दिन, दिन का विशेषण क्या होगा, दिवस। ख है, परिवार, परिवार का विशेषण होगा पारिवारिक। ग है, भारत, भारत का विशेषण होगा भारतीय। ठीक है, ये हो गया भारतीय।
और घ है गुड़, गुड़ का विशेषण होगा गुणवान। ङ है बुद्धि, बुद्धि का विशेषण होगा बुद्धिमान। घर का विशेषण घर वाला, इसमें वाला प्रत्यय जोड़ दिया गया है। छ है बाहर, बाहर का विशेषण शब्द होगा बाहरी, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ज है ऊपर, ऊपर का विशेषण शब्द होगा ऊपरी, ठीक है, यानी प्रत्यय जोड़ करके यहाँ विशेषण बनाए गए हैं। 8वां प्रश्न है उपयुक्त प्रविशेषण लगाइए, यानी जो सही आपको लगे ऐसा प्रविशेषण आप लगाइए। क है काली साड़ी पहनिए, तो यहाँ गहरी काली साड़ी पहनिए, तो यहाँ गहरी शब्द लिख दिया गया है जो कि साड़ी को और अधिक विशेषता प्रदान कर रहा है, यानी काली की भी विशेषता बता रहा है। ख है वह सुंदर लड़की, तो यहाँ बहुत शब्द लगाया जाएगा जो कि सुंदरता की विशेषता बता रहा है। ग है दूध मीठा है, तो बहुत मीठा है, तो यहाँ बहुत जो शब्द है यह प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। घ है कितनी कड़वी कह दी, यानी कितनी कड़वी बात कह दी, तो इसमें बहुत और कितनी, बहुत कड़वी बात कह दी या कितनी कड़वी बात कह दी, इस प्रकार का शब्द लगा करके हम इसको प्रविशेषण बना सकते हैं, यानी ये बहुत और कितनी जो शब्द हैं ये प्रविशेषण का कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे 9वां प्रश्न है इन वाक्यों में विशेषण और विशेष की पहचान कीजिए। जैसे क है किले पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था, तो इसमें तिरंगा शब्द क्या है, यह विशेषण शब्द है, और झंडा शब्द क्या है, विशेष है, यानी झंडा की विशेषता बताई जा रही है कि वह 3 रंग का है। ख है मुझे 4 किलो चीनी चाहिए, तो 4 किलो शब्द क्या है, यह विशेषण है, और चीनी शब्द विशेष है, यानी चीनी की विशेषता यह है कि वह 4 किलो है। ग है काली बिल्ली दूध पी गई, तो इसमें काली शब्द क्या है, विशेषण है, और बिल्ली जो है यह विशेष्य है, यानी बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है कि वह काली है। घ है उसे उचित इनाम मिलेगा, तो यहाँ उचित शब्द क्या है, यह विशेषण है, और उसे यह विशेष्य है, यानी जिसको मिलेगा उस व्यक्ति का नाम न लिख के बल्कि सर्वनाम का प्रयोग किया गया है कि उसे उचित इनाम मिलेगा, ठीक है। आगे ङ है थैले में कुछ फल रखे हैं, तो यहाँ कुछ शब्द जो है यह क्या है, विशेषण है, और फल शब्द क्या है, यह विशेष्य है, यानी फल की विशेषता यह है कि वह कुछ है, यानी अनिश्चित वाचक विशेषण है, ठीक है। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।